इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 के बारे में, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और इन सब के बारे में। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप जानते ही होंगे कि ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, लोगों को ज़िंदा रहने के लिए फूड एसेंशियल है, फूड बहुत ज़रूरी है। फूड से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जितने भी इंसान हैं वो तो ठीक है, खाना बनाते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारी माँ जो है वो खाना बनाती है, बट क्या प्लांट्स भी खाना बनाते हैं? और अगर हाँ, तो वो कैसे प्लांट्स खाना बनाते हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, तो आप अपने हाथों से खाना खाते हो और आपका बॉडी क्या करता है, उससे अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब यूज़ करता है ताकि आप चल सको, आप कोई काम कर सको। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये कि आप खाना खा रहे हो और आपका जो बॉडी है उसको खाना को यूज़ कर रहा है, और जो खाना वेस्ट हो जा रहा है वो आप उसको सुबह सुबह निकाल दे रहे हो। तो ये प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप्स। तो पहला जो न्यूट्रिशन है यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स, वो खुद ही खाना बनाते हैं और खुद ही खाना बना के अपने लिए वो यूज़ करते हैं उस खाना को। साथ ही साथ उस जो खाना बनता है उसको सिंपल सब्सटेंसेस से खाना बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्लांट्स हैं वो हवा को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सॉइल को यूज़ करते हैं और इन सब चीज़ों से वो खाना बनता है। और जितने भी अलग अलग जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स का बनाया हुआ खाना यूज़ करते हैं, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब देखो हम लोग अगर कुछ खाना बनाते हो जैसे कि राइस हो गया या फिर कुछ वेजिटेबल्स हो गया, तो जो वेजिटेबल्स है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट्स का ले रहे हैं वेजिटेबल और फिर वो हम लोग कुक कर रहे हैं, उसको हम लोग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो प्लांट्स का बनाया हुआ खाना ही खुद से बना के फिर से खा रहे हैं, या उसको ऐसे ही खा रहे हैं। जैसे कि रेडिश हो गया, कैरोट हो गया, है ना, खीरा हो गया, तो ये सब चीज़ को हम लोग डायरेक्टली खा रहे हैं लेकिन वो प्लांट्स के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से हम लोग हो गए हेटेरोट्रॉप्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। जब ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, याद रखना, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि सेल्फ नरिशमेंट, यानी कि खुद से खुद का नरिशमेंट करना। और हेटेरोट्रॉप्स यानी कि हेटेरोज मतलब अदर, यानी कि दूसरे का बनाया हुआ खाना हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि था प्लांट्स खाना कैसे बनाता है। तो प्लांट्स खाना बनाते हैं मेनली फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस होता है उसके द्वारा। फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो, जैसे हम लोगों का फूड फैक्ट्रीज होता है ना, जैसे कि कहीं बिस्किट अगर बनना है तो यहाँ पे सारा बिस्किट बन जाता है और यहाँ पर व्यक्ति या कस्टमर्स को ये बिस्किट एक एक करके सर्व किया जाता है। उसी प्रकार से प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्रीज है वो लीव्स, यानी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जितने भी वाटर्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो लीव्स के पास, जो पत्ते हैं उनके पास वो पहुंचना चाहिए। जब वो पत्ते के पास पहुंचेगा तो ही जो प्लांट्स है वो खाना अपना बना पाएगा, ठीक है। तो अब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पहुँचती है, सबसे पहले तो वाटर, जो कि सॉइल से निकला जाता है, ठीक है, और सॉइल से जो है वाटर लीव्स में पहुँच जाता है। अब आप ये बताओ कि सॉइल से वाटर लीव्स में कैसे पहुँचता है, ठीक है। दूसरा नंबर, मिनरल्स जो सॉइल में है वो भी लीव्स तक पहुंचता है। उसके बाद हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स तक पहुंचता है।
अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो CO2 है वो लीव्स में पहुंचता है इस प्रकार से कि लीव्स के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उसके द्वारा वो लीव्स तक पहुंचता है। और ये जो पोर्स हैं इसको ये गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं। इन पोर को बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। ये देखो, ये आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये लीव्स है, ठीक है। अब ये लीव का एक छोटा सा अंश हम लोग लिए और इसको हम लोग बड़ा कर दिए माइक्रोस्कोप से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये स्टोमाटा है, ये जो वाला पॉइंट है ये स्टोमाटा वाला पॉइंट है। अब इसी पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स तक पहुँचता है। और ये जो बगल वाला एरिया है ये है आपका गार्ड सेल। ये क्या है? गार्ड सेल है। इसका मेन काम है कि ये स्टोमाटा को ओपन और क्लोज कर सके जब तक उसको कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत है लीव्स को, तो वो उसको ले ले, और जैसे ही उसका कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत ख़त्म हो गया तो उसको लीव्स को उस स्टोमाटल ओपनिंग को बंद कर दे, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में कैसे पहुंचता है। अब वाटर और मिनरल्स का अगर बात करें तो वाटर और मिनरल्स, सबसे पहले देखो, कोई भी पेड़ अगर है, ठीक है, कोई भी अगर पेड़ है तो उस पेड़ का रूट्स होता है, और यहाँ पर सॉइल है, अगर यहाँ पे सॉइल है तो रूट्स से जो है वो धीरे धीरे पहले कहाँ जाएगा? स्टेम में जाएगा। स्टेम में जाने के बाद जो वाटर और मिनरल्स है जो कि सॉइल से लिया गया है, मिट्टी से लिया गया है, तो रूट्स का जो छोटा छोटा आप देखोगे पतला पतला उसका एक ये रहता है, पाइप्स टाइप का रहता है, और पाइप टाइप से वो जो वाटर है वो चला जाएगा पहले स्टेम में, स्टेम से चला जाएगा ब्रांच में यानी कि टहनी में, टहनी से फिर चला जाएगा वो लीव्स में, और इस प्रकार से वो वाटर और मिनरल्स जो है यूज़ कर लेगा लीव्स, ठीक है। अब सनलाइट जो आता है, सूरज भगवान का जो रोशनी आता है वो भी लीव्स यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है? तो देखो, लीव्स के पास रहता है क्लोरोफिल। ये लीव्स के पास रहता है क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन ग्रीन पिगमेंट टाइप का। और इस क्लोरोफिल से जो सनलाइट का रेज है उसको वो कैप्चर कर लेता है और उसको यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। अब आप यहाँ पे ये देखो कि हमारा ये जो पूरा प्रोसेस था इसका नाम क्या था? फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो सन का रेज है उससे हम लोग मिनरल्स, सन का रेज तो हम लोग पहले क्लोरोफिल में उसको स्टोर कर लिए, लीव्स के क्लोरोफिल में, और हम लोग पहले क्या निकाल के लाए थे? वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन सब को मिला करके जब हम लोग खाना बना रहे हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसका नाम फोटोसिंथेसिस इसलिए रखा गया क्योंकि फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है। अब लाइट यहाँ पर कहाँ से लग रहा है? सनलाइट, सूरज भगवान का रोशनी आ रहा है। सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। अब सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके खाना बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटोसिंथेसिस। तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि जब प्लांट खाना बनाता है, प्लांट जब अपना लीव्स को बनाता है, खाना बनाना यानी कि वो लीव्स बना रहा है, ठीक है, स्टेम्स बना रहा है, वो बड़ा हो रहा है। इस प्रकार से जब प्लांट्स खाना वाना बना करके बड़ा हो जाता है, खुद खाता है, खुद ये करता है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखें, अगर अगर इसमें सन नहीं होगा, ठीक है, अगर सन नहीं होगा तो उससे रेज नहीं पड़ेगा, सनलाइट नहीं होगा। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटो यानी कि लाइट, और लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यानी कि हम लोग डिपेंडेंट हैं प्लांट पे और प्लांट डिपेंडेंट है सन पे यानी कि सूरज भगवान पे। और इस प्रकार से सूरज भगवान जो है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है, जितने भी धरती पे लाइफ्स हैं उसके लिए। अब अगर ये आप समझो कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, अगर लीव्स खाना नहीं बनाता, तो हम लोग इंसान या फिर कोई जानवर जैसे कि गोट, जिराफ, एलिफेंट, कोई भी वो खाना नहीं खा पाता। अगर एलिफेंट, गोट खाना नहीं खा पाता तो लायन खाना नहीं खा पाता। इसका मतलब कि अगर प्लांट खाना नहीं बनाता तो जीवन यहाँ पर नहीं चलता, अलग अलग जानवर उसको नहीं खा पाते, हम लोग नहीं खा पाते। अब जो प्लांट्स है वो खाना बनाता क्योंकि लाइट एनर्जी मिल रहा है, सन आ रहा है, और अगर सन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसलिए फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता तो हम लोग जिंदा नहीं बचते अर्थ में, ठीक है।
अब अगर आप एक इक्वेशन में देखो तो क्या हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लिया गया, वाटर रूट से लिया गया, सनलाइट पड़ता है क्लोरोफिल में स्टोर होता है और ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए, जैसे आप खाना खाते हो तो आप बड़ा होते हो, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स खा खा के बड़ा हो जाता है और ऑक्सीजन को वातावरण में, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। और ऑक्सीजन हमारे लिए जानते ही हो आप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए एक होमवर्क ये है, आप अपने घर में दो प्लांट लो, एक ही जैसा दो प्लांट लो, ठीक है। एक को एक ब्लैक बॉक्स में डाल दो 3 दिन के लिए, ठीक है, और दूसरे को सनलाइट में छोड़ दो, ठीक है। जैसे ही छोड़ो तो उसमें एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर लो उसके लीव्स के साथ, ठीक है, और अपना जो रिज़ल्ट है वो एक कॉपी में रिकॉर्ड कर लो कि आपने क्या देखा। उसके बाद जो पॉट आपने डार्क में रखा था उसको आप बाहर निकालो और सनलाइट में छोड़ दो। फिर उसमें आयोडीन टेस्ट फिर से यूज़ करो उस लीव्स में, उसके लीव्स में, और फिर अपने नोटबुक में जो आपने ऑब्ज़र्व किया वो लिख दो और फिर आपका जो रिज़ल्ट आया वो आप देखो कि क्या आया उसका रिज़ल्ट। दोनों को रिज़ल्ट को कंपेयर कर लो तो आप ये देखोगे कि जो लीव्स ग्रीन नहीं है उसमें भी क्लोरोफिल है। यानी कि क्लोरोफिल हम लोग पढ़े थे भी, क्लोरोफिल क्या होता है, हरा हरा पिगमेंट्स होता है जिसमें कि सनलाइट स्टोर होता है। तो जो जैसे कि ये लीव्स हो गया, ये लीव्स हो गया, तो ये तो हरा नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसमें भी क्लोरोफिल है। अब बात दरअसल ये है कि इसके ऊपर जो है कोई एक ऐसा कलर, यहाँ पर पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर जो है वो इतना ज़्यादा फैल गया है कि हम लोगों को ग्रीन कलर दिख ही नहीं रहा है। आप जब भी कभी भी वाटर बॉडीज़ में जाओगे, एक पॉन्ड में चले जाओ या फिर छोटे मोटे नहर में चले जाओ, है ना, वहाँ पे आप देखना कि कहीं कहीं पर जहाँ पे पानी बह नहीं रहा है, जहाँ पर पानी स्टोर्ड है, खड़ा है, जहाँ पे पानी बह नहीं रहा है, वहाँ पे ग्रीन पैच हो गया है, यानी कि हरा हरा वहाँ पे दिखता होगा। आप अपने चाचा के साथ, पापा के साथ, दोस्तों के साथ जाना और छोटे मोटे जगह पे जहाँ पे पानी बहता नहीं है वहाँ पे जाके देखना, तो आपको ग्रीन ग्रीन पैच दिखेगा। इसको हम लोग अलगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अलगी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हरा कलर क्यों है? क्योंकि अलगी के पास क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होगा यानी इसका मतलब वो अपना खाना खुद बनाएगा। तो अलगी भी एक प्लांट का प्रकार है और वो खाना अपना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। अच्छा, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में ये देखा कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, ठीक है। पर क्या कार्बोहाइड्रेट्स पर्याप्त मात्रा में, जैसे कि अगर आप रोज़ सिर्फ सिर्फ दाल चावल खाओगे तो क्या आपका सही ग्रोथ होगा? नहीं, आपको खाने के लिए सब कुछ चाहिए, दूध, है ना, दूध, चावल, दाल, रोटी, सब कुछ खाना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं उनको भी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी कुछ कुछ खाना पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए, है ना, प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए ताकि वो अपना ग्रो कर सके, खुद से ग्रोथ उसका हो सके। अब जो प्लांट्स का जो नाइट्रोजन है वो हवा से नहीं मिलता है बल्कि सॉइल से, जो उसका रूट्स है ना, उससे वो नाइट्रोजन प्राप्त करता है। इसीलिए जब भी आप देखोगे फार्मिंग में तो फार्मर्स क्या करते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो है वो सॉइल में डाल देते हैं ताकि जो प्लांट्स है वो उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके अच्छा से अपना डेवलपमेंट कर सके। अब हेटेरोट्रॉपिक के बारे में तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे के खाना बनाया हुआ उसको यूज़ करिए, जैसे कि इंसान क्या करता है कि प्लांट्स को खा जाता है, तो प्लांट्स खुद ही खाना बनाता है और फिर इंसान उसको खा जाता है। तो इसी प्रकार के कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के बनाए हुए खाने को खा जाते हैं। वैसा ही एक प्लांट है जिसका नाम होता है कसकटा या फिर अमर बेल। अब ये जो कसकटा है या अमर बेल है, ये एक तरह से येलो प्लांट है जिसका अलग अलग स्टेम्स के, किसी भी पेड़ का स्टेम में देखोगे आप, ये घूम घूम करके वहाँ पर रहता है, ठीक है, कसकटा। अब ये क्या करता है, दूसरा प्लांट्स का जो खाना बनाया हुआ होता है रेडीमेड लीव्स में, तो वो ये खा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये आप एग्जांपल देखो, ये एक मान लेते हैं बरगद का पेड़ है,
इसका लीव्स इस तरह सॉइल में फैला हुआ है, ठीक है। अब कसकटा क्या करेगा, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस पे जो है वो फैला रहेगा। अब जो यहाँ पे बरगद का पेड़ था इसको बोलेंगे होस्ट, और जो कसकटा है वो तो खैर उस पे पूरी तरह से निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये आप देखो इसका एक एग्जांपल, ये देखो अलग अलग टाइप का जो पूरा एकदम फैला हुआ है ना, पूरा फैला हुआ है येलो येलो टाइप का, तो ये कसकटा है और इस होस्ट प्लांट पे ये खड़ा है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है वो इस प्लांट को लेने नहीं देता है, इसलिए कसकटा को हम लोग पैरासाइट भी बोलते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखो, ये है पिचर प्लांट, ठीक है। इसका लीव्स के पास ये देखो जग के जैसा एक यहाँ पे है ना, जग के जैसा इसका लीफ बना हुआ है और ये लीफ से ही अटैच्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लीड है ना, ये लीड, ठीक है, ये लीड एक ढक्कन की तरह काम करता है। ये एक मान लो आप जग है और ये इसका ढक्कन है, ठीक है। अब अंदर में इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और इसके अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बाल के ऐसा स्ट्रक्चर है, उसमें ये घुस जाते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स। तो अब यहाँ पे जो इंसेक्ट घुसा तो ये लीड क्या हो गया ना, ढक्कन जो इसका है बंद हो जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है। और इस लीफ में ये जो जग के ऐसा जो लीफ है, ये इसमें एक सिक्रीट होता है डाइजेस्टिव जूस, जो कि उस इंसेक्ट को खा जाता है। और इस प्रकार से ये इसको, इस तरह के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब आप मुझे एक और एग्जांपल बताओ इंसेक्टिवोरस प्लांट का। और एक क्वेश्चन ये है कि अच्छा ये बताओ, ये जो प्लांट्स है तो इंसेक्ट्स को खा के अपना ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको सॉइल से कुछ ज़रूरत की चीज़ें नहीं चाहिए होगी, ठीक है। और अगर बूझो जो है, बूझो पूछ रहा है आपसे कि अगर पिचर प्लांट ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस करता है तो ये फीड इंसेक्ट में क्यों फीड करता है, ठीक है, ये बूझो का क्वेश्चन है। तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, और अगर नहीं सॉल्व हो तो कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। अब हम लोग जानते हैं सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। देखो अगर आप, पता नहीं मुझे आपने देखा है या नहीं देखा है, बट आप ना मशरूम को देखोगे इस प्रकार का, ये जो है मशरूम का एग्जांपल है। ये क्या करता है, मशरूम जो है पैकेट में बिकता है बाज़ार में, लेकिन जब आप गांव में कभी जाओगे ना तो आप देखोगे कि मशरूम्स जो है वो सड़ी हुई वुड्स पे हो जाता है, ठीक है, सड़ी हुई वुड्स पे ये होता है। ख़ास करके ये रेनी सीज़न में होता है जब बारिश पड़ता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे गांव में जब सड़े हुए वुड्स पे मशरूम होता था ना, तो हमारे गांव के जो अलग अलग दादाजी थे, मतलब अपने दादाजी, चचेरे दादाजी, तो वो लोग क्या करते थे, सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के जा कर के वो मशरूम को तोड़ने के लिए सुबह सुबह निकल जाते थे, ठीक है। और उन लोग का कंपटीशन होता था कि कौन कितना सुबह उठ के मशरूम को तोड़ के ला सकता है। तो वो पुराने दिन थी। खैर मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा हो मशरूम को इस प्रकार से, बट ये जो मशरूम है तो ये क्या कर रहा है ना, यहाँ पर ये एक फ्लफ़ी होता है, ठीक है। ये मशरूम को जब आप यहाँ छूओगे ना, यहाँ पे टिप पर उसका, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी होता है। ये अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है आपको, ये मशरूम देखो, ये अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। और ये आपको जैसे मैंने बताया कि सड़ी हुई जगहों पर होता है। तो यहाँ पे ये जो मशरूम है ये क्या कर रहा है, सड़ी हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है और यहाँ पर ये बड़ा हो गया। तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है, जो मरा हुआ या डिकेइंग मैटर, सड़ा हुआ चीज़ों से जो अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी कि मशरूम जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब आपका एक एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, ये है कि आप एक ब्रेड लो, ठीक है, पाव रोटी लो, उसको भिगा दो और उसको पानी में, पानी से भिगा लो और उसको छोड़ दो, ठीक है। और 2-3 दिनों के लिए छोड़ दो, फिर आप देखोगे उसमें कि फ्लफ़ी पैच आ जाएगा, ठीक है, फ्लफ़ी पैच आ जाएगा। अब ये जो फ्लफ़ी पैच है इसको हम लोग बोलते हैं फंजाई, बोलो फंगी, बोलो जो भी बोल सकते हो, फंगी बोल सकते हो आप। तो ये जो फंजाई हो जाता है उस ऑर्गेनिजम्स में, अब ये जो फंजाई है इसका अलग टाइप का न्यूट्रिशन है,
और ये जो फंजाई है वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो ब्रेड देख रहे थे ना, ये सड़ा हुआ ब्रेड था, ये ख़राब ब्रेड था, ये गीला ब्रेड था, उसी पर फंजाई जो है वो अपना खाना खा रहा था और अपना ग्रो कर रहा था। तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है, जो खराब चीज़ों पे खाता है या जो मरा हुआ चीज़ों पे खाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब आप अपनी माँ से पूछोगे अगर, तो वो बताएंगी कि अचार में फंजाई हो जाता है, लेदर में फंजाई हो जाता है, क्लोथ में फंजाई हो जाता है। ये खास करके तब होता है जब हॉट और ह्यूमिड वेदर में, यानी कि जब नमी हो ना, उस जगह पर अगर रखा रहेगा, और ख़ास करके रेनी सीज़न में, तो इसमें फंजाई बहुत ज़्यादा होने का चांसेस बढ़ जाता है। हवा में ही फंजाई आपको देखने को मिलता है, यानी कि फंगल स्पोर्स जो है वो हवा में ही देखने को मिलता है। और जब वो भीगी हुई चीज़ों पर उतरता है हवा से, जैसे मान लो कि आप कोई ब्रेड यहाँ पर रखे थे आपने भीगा हुआ, तो उसमें हवा में जो फंगल स्पोर था वो जब उसमें घुस जाता है, ब्रेड में बैठता है, तो वो अपना फटाफट वहाँ पर चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है और वो बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो इस प्रकार से फंजाई वो बढ़ जाता है और आपका जो ब्रेड है उसको ख़राब कर देता है। ठीक है। अब ये आप मुझे बताओ कि आपकी माँ अचार को सुरक्षित रखने के लिए क्या करती है, या आपको वो जो ब्रेड था उसको सही रखने के लिए क्या करना चाहिए था, उसको अच्छी तरीके से रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए था। ठीक है। अगला टाइप को हम लोग आते हैं, वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं शेल्टर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो शेयर करते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति अपने साथ में रह रहा है एक ही छत के नीचे, ठीक है, एक ही छत के नीचे, और वहाँ पर वो अपना शेल्टर भी उन लोगों को मिल गया, खाना भी शेयर कर रहा है। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप होता है, इसको हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फंजाई जो है वो प्लांट्स के रूट में रहता है। अब प्लांट्स उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है फंजाई को? प्लांट्स फंजाई को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, क्योंकि रूट से न्यूट्रिएंट्स जाता है, फंजाई उसको खा के आबाद हो रहा है। और फंजाई क्या करता है? फंजाई उसको वाटर से बचाता है रूट्स को, और सर्टन न्यूट्रिएंट्स से, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स से रूट्स को बचाता है। तो दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। ठीक है। एक ऑर्गेनिजम्स होता है जैसे, जिसका नाम है लिचेंस। ठीक है। लिचेंस। अब लिचेंस में एक होता है क्लोरोफिल, एक ऐसा पार्टनर होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, जिसको हम लोग अलगी बोलते हैं, और एक फंगस बोलते हैं, दोनों साथ में रहता है। फंगस क्या करता है? फंगस अलगी को शेल्टर देता है, यानी कि सुरक्षा देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है। और अलगी क्या करता है? खाना बना देता है फंजी के लिए, फंगस के लिए। अब दोनों खा के अपना मस्त रहते हैं। ठीक है। दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो रिलेशनशिप हैं वो हो गए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स जो है, जो किसान हैं, वो अपने फील्ड में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स को डालते हैं। ठीक है। इससे क्या करते हैं इससे फर्टिलाइजर्स क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले लेता है, और ताकि वो बेहतरीन तरीके से बढ़ सके। ठीक है। अब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, पोटाशियम होता है, फास्फोरस होता है, और अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद सॉइल में ये सब चीज़ आ जाता है, और जो क्रॉप्स है वो उन सब चीज़ों को यूज़ करके बेहतरीन तरीके से बढ़ सके। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो प्रॉब्लम इसमें दरअसल ये है कि जो प्लांट्स है, जैसे कि राइस वगैरह का जो प्लांट बनता है, क्रॉप प्लांट जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन को खा जाता है, और इसलिए सॉइल में नाइट्रोजन कम रहता है। ठीक है। अब सॉइल में अगर नाइट्रोजन कम रहेगा, इसका मतलब कि दिक्कत है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आता है हमारा बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? जितना भी आपको ऐसे पता ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इस नाइट्रोजन को राइजोबियम पकड़ लेता है और उसको ऐसा फॉर्म में चेंज करता है जिसको कि क्रॉप प्लांट्स यूज़ कर सके। अब राइजोबियम खुद अपना खाना तो बना नहीं सकता है, तो इस प्रकार वो क्या करता है? अलग अलग प्लांट के रूट्स में रहता है, जैसे कि चना का दाल हो गया है ना, इन सब का जो प्लांट्स का जो रूट्स है उसमें राइजोबियम मिलता है। तो यहाँ पर प्लांट्स क्या कर रहा है? राइजोबियम को फूड प्रोवाइड कर रहा है। और राइजोबियम क्या कर रहा है? राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को
नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना देता है ताकि वो जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन यूज़ कर सके। तो एक दूसरे के साथ वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में है, ठीक है। इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं और ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ख़ास करके फार्मर्स का काम आसान हो जाता है क्योंकि फार्मर्स को अब फर्टिलाइज़र देने का ज़रूरत नहीं है। अब राइजोबियम जो है वो मेनली दाल के साथ में, मतलब दाल का जो किस्म है जैसे कि लहर दाल, मूंग दाल, चना दाल, इन सब का जो रूट्स होता है ना वो बहुत लंबा लंबा रहता है, ठीक है। तो इसलिए उन सब के साथ में वो राइजोबियम रहता है और इस प्रकार से फार्मर्स को बहुत मदद मिल जाती है। तो मैंने जितना भी क्वेश्चंस आपसे पूछा है, एक्टिविटीज़ बताई है, आप लोग प्लीज़ उसको करो, बेहतर होगा। और जो भी आंसर देना है या कुछ भी पूछना है, बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट करो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ भी पूछाना है, बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।